इन लोगों के जो पुर्तगाली है, पुर्तगालियों के सेनापतियों ने युद्ध जो लड़ा है वो उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, डुप्ले की तरह उन्होंने अच्छा काम नहीं कर पाए हैं। तब ये जब गोडेहू आए, इन्होंने क्या किया, पांडिचेरी की संधि की। ये संधि 1755, ठीक, ये पांडिचेरी की संधि, गोडेहू जब भारत आते हैं और इन्होंने पांडिचेरी की संधि, और इस संधि के द्वारा क्या किया गया, इसमें उन्होंने क्या शामिल कर दिया, उन्होंने कहा कि किसी भी भारतीय राजाओं के झगड़े में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इन्होंने सीधे कह दिया, हम किसी भी भारतीय राजाओं के झगड़े में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बाहर से हम पुर्तगाली लोग, हम लोग फ्रांसीसी लोग किसी भी राजा, भारतीय राजा के झगड़े में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। साथ में और बता दें, ये लोग चलेंगे, अच्छा समझ नहीं पा रहे। ये फिर क्या हुआ, नंबर 2, अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों भारतीय नरेशियों मुगलों द्वारा, जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज प्लस फ्रांसीसी, ये दोनों क्या करेंगे, मुगल नरेशों द्वारा जो उपाधियां दी हैं वो सभी त्याग देंगे। जैसे डुप्ले को नवाब की उपाधि दी गई थी, क्या दी गई कि नहीं, डुप्ले को नवाब की उपाधि दी गई, उन्होंने उपाधि नहीं त्याग दी। ठीक, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी दोनों लोग क्या करेंगे, जो मुगलों को जो उनको उपाधियां दी हैं मुगल नरेशों ने, वो सभी क्या करेंगे, वो सभी त्याग देंगे। ठीक, उन दोनों उपाधियों को त्याग देंगे। साथ में दोनों पक्ष एक दूसरे के जो क्षेत्र जीते हुए हैं, जो क्षेत्रों को वापस कर देंगे। ठीक, एक दूसरे के क्षेत्रों को ये क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। उन्हें एक दूसरे, अगर ये वापस करेंगे तभी तो उनको मिल पाएगा। ठीक, जब वापस कर देंगे, और इसी बात पर और बता दें, इस संधि पर प्रतिक्रिया करते हुए, इसी संधि पर जो कहा जाता है पांडिचेरी की संधि पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, किसने कहा था, डुप्ले ने कहा था, गोडेहू ने क्या किया, गोडेहू ने अपने राज्य, अपने देश के विनाश और सम्मान से समझौता कर लिया। ठीक, इसने ये कहा, गोडेहू ने अपने देश के विनाश और प्लस सम्मान के साथ समझौता कर लिया। ठीक, जब देश और विनाश के साथ समझौता कर लिया, जो पांडिचेरी की संधि को इसने मंजूर कर लिया, उसे इसके साथ युद्ध करना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकता। बात समझ पाया नहीं। पांडिचेरी की जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ, द्वितीय कर्नाटक के युद्ध में कर्नाटक जो अकाट पर रॉबर्ट क्लाइव ने कब्जा किया है, और उस पर कब्जा करने के बाद जो तिरुचिरापल्ली में डुप्ले और चंदा साहब थे, उन्होंने अपना पुत्र सलावत जंग को वहां पहले भेजा, वो मारा गया। तब जाके ये लोग जब वहां पहुंचते हैं, कर्नाटक की राजधानी अकाट, तो चंदा साहब मार दिए जाते हैं, और जो डुप्ले के सेना नायक होते वो भी सेना लेकर पहुंचते, लेकिन वो सब हार जाते हैं। हार जाने के कारण उनका अकाट क्षेत्र भी चला गया, कर्नाटक भी चला गया, और कर्नाटक का नवाब किसे बना दिया गया, मोहम्मद अली को। मोहम्मद अली कर्नाटक के नवाब बना दिए गए। कल ही तो पढ़ाया था। और जब वो हार गए, और तभी हारने के चक्कर में जब इनकी खोई हुई फ्रांसीसियों की प्रतिष्ठा, क्या हुआ, जो फ्रांसीसियों की प्रतिष्ठा खो गई, और इसी चक्कर में डुप्ले ने कोशिश की, लेकिन तब तक उसे वापस बुला लिया। जब वो वापस जा रहा था, तब बुस्सी ने, जो उसका सेनापति एक बुस्सी होता है, इसका डुप्ले का, बुस्सी ने कहा कि आप लोग जा रहे हो तो हम सब लोग भी त्याग पत्र दें। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, आप लोग जरूर यहाँ पर अपने कर्तव्यों का पालन करो। तब बुस्सी ने कहा कि क्या ऐसी गारंटी है जो आपके साथ हुआ वो मेरे साथ नहीं हुआ।
लेकिन इस बात का जवाब डुप्ले भी नहीं दे सके और वापस चले गए। कहा आपके कहने पर मैं अपने कर्तव्य का पालन जरूर करूंगा, लेकिन हमारा कोई मन नहीं लगेगा। तब वहां से गोडेहू को गवर्नर जनरल फ्रांसीसी वायसराय बनाकर भेजा गया, और जब वो आए तो उन्होंने पांडिचेरी की संधि 1755 में की। और पांडिचेरी की जब संधि की, उसमें कहा भारतीय राजाओं के झगड़े में फ्रांसीसी हम भारतीय राजाओं के झगड़े में कोई सहयोग नहीं करेंगे, ना हम कुछ पढ़ेंगे, हमें केवल व्यापार। दूसरी बात कही, अंग्रेज और फ्रांसीसी मुगल नरेशों के द्वारा दी गई उपाधियों को वापस कर देंगे, कोई मतलब नहीं, दोनों एक दूसरे के क्षेत्र वापस कर देंगे। ठीक, अब इसी संधि को देख करके डुप्ले ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। गोडेहू ने अपने देश के प्रति सम्मान, देश के विनाश और सम्मान के साथ समझौता कर। यहाँ तक बात समझ पाए नहीं? इसको अलग हटा दीजिए। अब आगे चलो, लिख लेना, लिख जाएगा, नहीं लिख पाएगा। तीसरा युद्ध, कर्नाटक का तीसरा युद्ध। तीसरा युद्ध, यही फाइनल, ठीक, फाइनल युद्ध 1757 से 63 कर्नाटक का तीसरा युद्ध। कर्नाटक के तीसरे युद्ध का कारण क्या था? पहली बात तो कारण, एक तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण भी बात कर ले। देखो, दुनिया में जितनी भी क्रांतियां होती हैं, अगर पीछे से क्रांतियां कोई भी कहीं हो, उसके चार कारण हैं। कौन कौन? एक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक, एक तत्कालिक कारण होता है। ये कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ है, इसका तत्कालिक कारण क्या था? ये तत्कालिक कारण की बात करें। अब पहले से तो कारणों के लिए आपको पता ही है। क्या कारण पता है? चंदा साहब उनके अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच युद्ध क्या हो रहा है? भाई है तो वर्चस्व को लेकर के ही, और वर्चस्व को ही काम करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तत्कालिक कारण की यहाँ पर बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन, रॉबर्ट क्लाइव और प्लस वाटसन, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया? चंद्र नगर पर कब्जा कर। ठीक, क्यों कब्जा किया जानते हो? चंद्रनगर पर इन्होंने क्या किया? चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया या अधिकार कर लिया। अब ये चंद्रनगर कहाँ पड़ता है? बंगाल, हुगली नदी के किनारे चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया। ये इन्होंने अधिकार इसलिए किया क्योंकि अभी भी समस्या कहाँ पर है इस समय? दूसरी बात, यह युद्ध, नंबर 2, यह युद्ध फ्रांस, ठीक, यह युद्ध फ्रांस व इंग्लैंड के मध्य, सप्तवर्षीय युद्ध होने लगा। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध का ही परिणाम, युद्ध का परिणाम। और सप्तवर्षीय युद्ध कब? 1756 से लेकर 63। कितने साल हुए ये? 56 से लेकर 63, 1756 से 63 के ये 7 वर्ष हुए। ये सप्तवर्षीय युद्ध पहले चलने, जैसे ही इंग्लैंड में सप्तवर्षीय युद्ध, और सप्तवर्षीय युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच चलना शुरू हुआ, और उसी समय तत्कालिक जो रॉबर्ट, तभी फ्रांसीसी और यहाँ पर अंग्रेज दोनों आपस में झगड़ने लगे। वही फिर से वर्चस्व की कहानी आ जाती है। अब इन्होंने क्या हुआ, यहाँ पर इसी बात पर रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन ने हुगली में स्थित चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया। और चंद्रनगर पर जब अधिकार कर लेंगे तो आए, चंद्रनगर है किसका?
फ्रांसीसियों पर अधिकार कर लिया। अब इस पर जो सिर है, अब बिना युद्ध लड़े क्या चंद्रनगर मिल सकता है? नहीं मिलेगा। बंगाल में प्लासी का युद्ध, अगर कैसे कहें कि बंगाल में युद्ध से प्राप्त जो युद्ध, पहली बात तो नीचे इनको बंगाल युद्ध से प्राप्त बंगाल युद्ध से संसाधनों का प्रयोग कर बंगाल युद्ध से प्राप्त संसाधनों का प्रयोग कर अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। हमने एक शब्द दिखाया है, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। आप अपनी किताब, मोबाइल सब कुछ प्रयोग करिए। हमें बताइए 1758 में एक युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, और इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। 1758 की युद्ध की बात करना। सब कुछ अपना प्रयोग कर लीजिए, मोबाइल, किताबें, सब सर्च है तो लगा लीजिए, प्रयोग कर लो। गूगल महाराज आपके साथ है, मना नहीं कर रहे हैं। वेदरा का कहाँ है? वेदरा बहुत दूर है। ये 1758 का युद्ध है। हाँ, वो है ही नहीं। 1758 का युद्ध है। 1758 का चतुर्थी ने चंदुर्थी, ठीक। 1758 में अंग्रेजों ने चंदुर्थी इस पर अंक की बिंदी लगा देना। चंदुर्थी के युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। को पराजित किया। ये शब्द याद रखना, चंदुर्थी। ये बहुत कम मिलता है। चंदुर्थी के युद्ध में पराजित कर दिया। अब जब यहाँ पर फ्रांसीसियों को पराजित किया, फिर आगे क्या होता है, थोड़ा स्टार्ट करते हैं। 1760 में अंग्रेज सेनापति सर आयरकुट, इन्होंने फ्रांसीसी सेनापति लाली, तब तक वो बदल गए, गोडेवो नहीं रहे, लाली। हमने बीच में आपको थोड़ा पाठ किया। फ्रांसीसी सेनापति लाली को वाड़ीवास के युद्ध में पराजित किया। अब जब इनको पराजित किया, तब ये जो लाली हैं, ये भागे हैं पांडिचेरी की तरफ, ठीक। जब इनको पांडिचेरी में पराजित कर दिया, तब ये क्या हुआ, लाली को वाड़ीवास के युद्ध में इन्हें पराजित कर दिया। और युद्ध में पराजित होने के बाद ये भागे कहाँ, पांडिचेरी। पांडिचेरी जब पहुंचे हैं, पांडिचेरी में, और यहीं पर अगर देखा जाए, वाड़ीवास के युद्ध में पराजित होने के बाद अंग्रेजों का वर्चस्व कायम, ठीक, अंग्रेजों का वर्चस्व कायम हो गया। और यहीं पर से समझ लीजिए इन्हीं का सबसे ज्यादा अधिकार होने लगा, ठीक। अब वाड़ीवास के फ्रांसीसियों का आधिपत्य समाप्त हो गया। लाली ने क्या किया, लाली ने 1761 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण, ठीक, आत्मसमर्पण कर। लाली को यही बात गलत, लाली ने लड़ना नहीं सीखा, वो पीछे भाग जाता। तारीख की थोड़ी ऐसी है, ये पीछे भाग जाता है, इसने आत्मसमर्पण कर दिया।
अब क्या हुआ, जब आत्मसमर्पण ये भाग करके कहाँ गए थे, पांडिचेरी। अंग्रेज आ गए पांडिचेरी। 1761 में इसने आत्मसमर्पण कर दिया तो पांडिचेरी किसकी हो जाएगी, पांडिचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक, पांडिचेरी में अंग्रेजों का अधिकार हो गया। जब पांडिचेरी में अंग्रेजों का अधिकार हो गया, अब क्या हुआ, उधर 1763 में अब धीरे धीरे इनका सारा क्षेत्र बदला जा रहा, सारे क्षेत्र निकले जा रहे हैं किसके, फ्रांसीसियों के। सब अंग्रेज कब्जा करते हुए जा रहे हैं। 1763 में पेरिस की संधि, 1763 में पेरिस की संधि हुई। और पेरिस की संधि के द्वारा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 7 वर्षीय युद्ध भी समाप्त। पेरिस और इंग्लैंड, जो पेरिस की संधि हुई, पेरिस लिखा है ध्यान रखना, पेरिस की संधि के द्वारा क्या हुआ, 7 वर्षीय युद्ध भी समाप्त हो गया। और जब वहां 7 वर्षीय युद्ध समाप्त हुआ तो भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेज भी आपस में लड़ना बंद कर, अब वो दोनों लोग भी आपस में लड़ना बंद कर चुके हैं। तब फ्रांसीसियों, और अब क्या हुआ, इस पेरिस की संधि के द्वारा क्या हुआ, फ्रांसीसी हार गए, फ्रांसीसियों की पराजय। ठीक, पेरिस के संधि के द्वारा फ्रांसीसियों की पराजय हो गई। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इनके अगले 20 वर्षों में अगर देखा जाए, अगले 10, 15, 20 वर्षों में फ्रांसीसियों का पूरा प्रभुत्व समाप्त हो गया। 1771 में फ्रांस के सम्राट, फ्रांसीसी सम्राट लुई कौन से हो जाएंगे, 15वें, फ्रांसीसी सम्राट लुई 15वें ने क्या हुआ, फ्रांसीसी कंपनी को समाप्त किया, फ्रांसीसी कंपनी को समाप्त। और कंपनी समाप्त, यहीं तक अगर देखा जाए तो फ्रांस का जितना भी बोलबाला वर्चस्व था यहीं तक समाप्त। ठीक, अब क्या हुआ, धीरे धीरे वापस हो गया, सब चला गया। अब लाली को वापस बुलाया गया कहाँ, काउंट लाली। जब इन्हें पेरिस में बुलाया गया और पेरिस में क्या किया गया, इनके जब देखा कि इन्होंने फ्रांसीसियों की जो पेरिस संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद जब इन्हें वापस बुला लिया गया, वापस बुलाने के बाद पहले इन पर मुकदमा को चलाया गया, फिर 2 वर्ष तक जेल में डाला गया और फिर इन लाली का फांसी दे दी। क्योंकि भारत में हराने का, लास्ट में हारने का, इन्होंने युद्ध नहीं सही से किया, हारने का कार्य इन्हीं पर दिया जाता है। फ्रांस में लाली 2 साल तक कैद में रखा गया, अंत में उसे फांसी दे दी गई। कारण सिर्फ यही कि युद्ध नहीं लड़ पाए और देश का सर्वस्व नाश कर दिया। ठीक, अब यहाँ तक दिक्कत हो वहां पर, जहां पर लगे समझ नहीं पाए वो चीज, फिर इसके आगे चले। इसको देखो, कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1757 से 1763। इंग्लैंड में पहले क्या हुआ, पहले हम ये बात बताते हैं। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य क्या हुआ था, यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया था 1756 और 63 के। तब भारत में तत्कालिक कारण क्या था, उसी का बदला निकालने के लिए यहाँ भी रॉबर्ट क्लाइव ने, भारत पर रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन ने, जो चंद्रगिरी है जो हुगली में स्थित है, हुगली नदी के किनारे, एक हुगली है एक हुबली होती है, हुबली कर्नाटक में ही हुगली नदी है। और वो हुबली क्या है, नहीं कर्नाटक वाली हुबली क्या है, तो हुगली वो प्लेटफॉर्म है सबसे बड़ा, हाँ ठीक, वो हुगली है और ये हुगली है। ये यहीं पर चंद्रनगर पर उसने अधिकार कर लिया। ठीक, और यहाँ पर अधिकार कर लिया, अधिकार करने के बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर तो पहले इसको देखो, चंद्रनगर पर हुगली है कि हुगली है, हुगली है, हुगली 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 है सर, हाँ हुगली है, हुगली है, हुगली बंगाल वाले तो है, हाँ ठीक।
ठीक। और यहाँ पर क्या हुआ, जब इन्होंने कब्जा कर लिया, अब जब चंद्रनगर ये कब्जा चला गया था किसका, फ्रांसीसियों का। फ्रांसीसियों का कब्जा है यहाँ पर चला गया। अब चले जाने के बाद अब देखो इसी बात पर लेकर के फ्रांसीसियों ने क्या किया, इनके साथ युद्ध छोड़ दिया। युद्ध छेड़ने के दौरान अब इन्होंने जब युद्ध होने लगा अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच वर्चस्व को लेकर, तब 1758 में देखो तब इन पर हमला किया रॉबर्ट क्लाइव ने। ये 1757 से 63 के बीच है। 1757 में अधिकार किया। 1758 में क्या हुआ, जब युद्ध हुआ चंदोर्ची का युद्ध, उस युद्ध में फ्रांसीसियों को क्या किया, अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। फिर 1760 में अंग्रेज सेनापति आयरफूट ने सेनापति जो फ्रांसीसी सेनापति लाली आ गए उनको भी पराजित कर दिया। जब लाली आए उनको बाड़ीवास के युद्ध में पराजित किया। ये कब, बाड़ीवास का युद्ध कब हुआ था, 1760। ध्यान रखना, चाहे तो इसको लिख लेना, ये 1760 को हुआ था। फिर लाली जब हार गया तो ये पांडिचेरी भाग गया, तो अंग्रेज फिर पांडिचेरी गए हैं। वहां पर भी 1761 में लाली को 1761 में यहाँ पर आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। इसने सही से युद्ध नहीं किया, पांडिचेरी में आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेजों के सामने। अब आत्मसमर्पण यहाँ पर कर दिया तो पांडिचेरी भी अंग्रेजी के हाथ चली गई। फ्रांसीसियों के पास कुछ बचा, अब कुछ नहीं बचा। अब तब तक जब 1761 की बात, जब यहाँ पर विवाद हुई, तब सारे धीरे धीरे उनके सारे अंग्रेज क्या करते, फ्रांसीसियों के सारे क्षेत्रों पर कब्जा करने लगे। उनका वर्चस्व कायम होने लगा, इनका आधिपत्य घटने लगा। तब तक 1763 में पेरिस की संधि के द्वारा सप्तवर्षीय युद्ध, पेरिस की संधि हुई और यहीं के माध्यम से सप्तवर्षीय युद्ध भी समाप्त हो गया। जब सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ, वहां पर भी फ्रांसीसियों की पराजय हुई। अब 1771 में फ्रांसीसी सम्राट लुई 15वें ने क्या किया, इस फ्रांसीसी कंपनी को ही समाप्त कर। फिर लाली को इस युद्ध के बाद में बुलाया गया, कहाँ, फ्रांस में। अब फ्रांस में बुला करके इन्हें 2 वर्ष इन पर मुकदमा चला करके जेल कैद में रखा गया। उसके बाद में इन्हें फांसी दी, क्योंकि भारत में इन्होंने फ्रांसीसियों का वर्चस्व कैसा कर दिया, कुछ नहीं रखा, सब उनका पतन कर दिया। ठीक, अब बताओ, फिर से बताएं। ठीक, नहीं, काउंट लाली उसका नाम है, काउंट लाली फ्रांसीसी गवर्नर है। ठीक, फ्रांसीसी गवर्नर है काउंट लाली, याद रखना। सर किस सन में इनको फांसी दी गई? फांसी सन की बात है 1771 के बाद में दी गई। ठीक, काउंट लाली क्या है, गवर्नर है। अब आगे चलो, अब क्या पढ़ाएं आपको, अब कहाँ से चले, 1857 से बैटल ऑफ प्लासी सीधे नहीं प्लासी पर जाएंगे। 1858 तक हमें ले जाना है 5 क्लास। हम कैसे ले जाएंगे वो पढ़ते हैं। पहले डालो, बंगाल में बीआईसी साम्राज्य की स्थापना। बंगाल में बीआईसी साम्राज्य की स्थापना। ठीक, बंगाल में बीआईसी का मतलब क्या है, हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको बता दें, मुगल काल में बंगाल भारत का सबसे धनी क्षेत्र, याद रखना, मुगल काल में बंगाल भारत का सबसे धनी क्षेत्र। ठीक, मुगल काल में बंगाल
भारत का सबसे धनी क्षेत्र था। और इस मुगल काल में जो बंगाल है, और एक बात समझना, मुगल काल में जो हम बंगाल बंगाल शब्द का प्रयोग करते हैं वो बंगाल था कितना, ठीक। उस बंगाल में मुगल काल में बंगाल में कौन कौन शामिल था? एक तो वर्तमान में कहा जाता है पश्चिम बंगाल, ठीक। दूसरी बात बांग्लादेश, तीसरी बात उड़ीसा, और 10 बिहार। ये इतना क्षेत्र मिला दो तब बंगाल शब्द का प्रयोग हम जिस समय कर रहे हैं उस समय ये सारे क्षेत्र एक में ही आते हैं। उड़ीसा शब्द है, ठीक, जिसे हम कहते हैं इस समय हमारे पास तो पश्चिम बंगाल है, और पूर्वी बंगाल किसके पास है? बांग्लादेश बन गया। और उड़ीसा और बिहार, ये चारों क्षेत्र जब मिला दो तब बनता है 1757 की तरफ बंगाल। उस बंगाल की बात है। तब क्या बंगाल बड़ा नहीं हो पा रहा? अब तो बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया। अब इतना बड़ा क्षेत्र, यहाँ तो राजा बहुत बड़ा राजा हो जाएगा। आपको बता दें ये सारे क्षेत्र बंगाल में ही कहाँ शामिल थे, जिस समय की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए 1700 में मुर्शीद कुली खां, ठीक। 1700 में मुर्शीद कुली खां को क्या हुआ? मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। हमारी बात समझना, नियुक्त किया गया। यहाँ पर 2-3 शब्द मैंने छोड़े हैं। 1700 में मुर्शीद कुली खां को औरंगजेब ने बंगाल का दीवान नियुक्त किया। इस समय मुगल सम्राट औरंगजेब ही तो है। ये पहला मुगल काल का पहला दीवान, मुगलों में पहला दीवान ये है जिसे वहां के लिए नियुक्त किया गया। और जैसे इसको मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान, देखो सूबेदार नहीं नियुक्त किया, सूबेदार अलग होता है, दीवान अलग होता है, ठीक। सूबेदार अलग होता है और दीवान अलग होता है। जब मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था आपको पढ़ाई गई है, नहीं पढ़ाई गई अभी नहीं। मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था जब पढ़ाई जाएगी उसमें बताया जाएगा सूबेदार क्या होता है, दीवान क्या होता है। राजस्व वसूली का अधिकार दीवान के पास, और सूबेदार क्या करता है? उसके कार्यों को देखना। अब दोनों को अगर अपेक्षा की जाए तो बड़ा कौन होता है, सूबेदार या दीवान? सूबेदार बड़ा, ठीक। ध्यान रखना, सूबेदार। जैसे ये बंगाल का क्या बनाया गया? बंगाल का दीवान बनाया गया। अब जैसे ये बंगाल का दीवान बनाया गया, इसलिए क्या किया, वहां बंगाल पर बहुत, इस मुर्शीद कुली खां ने इस बंगाल में बहुत अच्छे से कार्य, तरह से संबंधी कार्य तो इसने बहुत अच्छे किया। इसने समझ लीजिए इसके समय में इसने मुगल बादशाह ने जब से भेजा तब से इसने जागीरदारी प्रथा, या ऐसे कहें एक भूमि होती खालसा भूमि, समझते हो? खालसा भूमि का मतलब राजकीय भूमि, ठीक। जितनी भी भूमि थी उसे जो ऐसी उल्टी सीधी जो भूमि सुधार प्रणाली अपना करके जागीर, और जो जागीरें थी, इन जागीरों को लेकर के उन्हें खालसा भूमि में परिवर्तित, और खालसा मतलब सरकारी भूमि में परिवर्तित। अब सरकारी भूमि पर जो अनाज उत्पन्न होगा उस पर कर मिलेगा, ठीक। जब मुर्शीद कुली खां बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया तो उसने सारी जागीरों को जब्त करके उसे खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। और जब खालसा भूमि में उसे परिवर्तित करके उसने क्या किया, इजारेदारी प्रथा अपना दी। यहाँ पर इजारेदारी प्रथा अपनाई। अब इजारेदारी प्रथा क्या होती है? हाँ, ठेका पद्धति। अब इसके समय में यहाँ बंगाल की जनता
सुखी हो गई, मतलब सुख समृद्धि पा गई। ठीक, सुख समृद्धि पा गई, यहाँ की जनता सुखी और समृद्ध हो गई भूमि सुधार के कारण। और उसने क्या किया कि कृषकों के लिए तकावी ऋण भी देना शुरू कर दिया। हमारी बात समझते रहिएगा। इस मुर्शीद कुली खां ने जब इजारेदारी प्रथा मतलब ठेके पर भूमि देना शुरू कर दिया और साथ में किसानों के लिए कोई ऋण नहीं देता था, इसने तकावी ऋण, और तकावी ऋण का मतलब है अग्रिम ऋण, जैसे केसीसी वर्तमान में ले लें तो उस पर तकावी ऋण कृषकों के लिए देने लगा। अग्रिम ऋण लेकर के खेती की जाती थी। अब इसके समय में समझ लीजिए सबसे ज्यादा शांति रही। इसके समय में बंगाल में शांत व्याप्त हो गई, पूरे बंगाल में शांत व्यवस्था व्याप्त हो गई। ठीक, सब अपना करने लगे। इसके समय में विद्रोह भी हुए। सीताराम जो विद्रोह हुआ है उसमें से अधिकतर सीताराम और उदय नारायण इन्होंने एक पहला विद्रोह किया। दूसरा विद्रोह हुआ है वो किसने किया था? सुजात खान। और तीसरा विद्रोह किया है नवजात खान। ये 3 विद्रोह इसके समय में केवल हुए। ठीक, मुर्शीद कुली खां। अच्छा, मुर्शीद कुली खां का समय नहीं आपको बताया ना। 1700 में इसे नियुक्त किया गया और फिर इसे मुर्शीद कुली खां को जैसे नियुक्त करने के बाद जब इसने सारी चीजें करने लगा तब इसे क्या किया गया? तब तक 1700 में जब तक ये प्रजा की देखभाल करने लगा, बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा, प्रजा भी इसके पक्ष में होती जा रही। तब तक औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी, वहां पर दूसरे राजा बन रहे। दूसरे राजा बनने के बाद फिर भी ये बंगाल का ज्यों का त्यों बना रहा। फिर इसने क्या किया? 1717 में इसे क्या किया गया? 1717 में मुर्शीद कुली खां को, पहले तो और एक बात बता दें, 1700 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया। अब नीचे लिख रहे हैं इसके कार्यों से प्रभावित होकर, हमारी बात समझना, इसके कार्यों से प्रभावित होकर के 1701 में इसे बिहार का दीवान भी बना दिया गया। ठीक, बिहार का दीवान भी बनाया गया। 1704 में इसे उड़ीसा का भी दीवान। अगर यहाँ पर एक बात और तुम लोग कह सकते हो कि आपने बताया बंगाल में तो ये चारों क्षेत्र शामिल है, फिर यहाँ अलग अलग दीवान क्यों? जागीरें थी। ठीक, याद रखना, ये जागीरें थी। हाँ, सब बंगाल में, लेकिन ये जागीरें थी। जब बंगाल में इसे दीवान बनाया गया, जब इसके कार्यों से प्रभावित होकर के मुगल सम्राटों ने इसे क्या किया? मुगल सम्राट क्या, औरंगजेब ने ही 1701 में बिहार का दीवान बनाया, 1704 में उड़ीसा का दीवान बनाया। 1704 में जब उड़ीसा का दीवान बना दिया गया, औरंगजेब की मृत्यु के बाद ठीक नीचे, औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1714 में इसे बिहार का सूबेदार बनाया। बिहार का सूबेदार, ये देखो दीवान यहाँ का भी है, दीवान उड़ीसा का भी है और बिहार का सूबेदार भी बना दिया। बात समझ पाया नहीं? बिहार का सूबेदार भी बना दिया गया। अब फिर धीरे धीरे 1717 में इसे संपूर्ण या 1717 में इसे संपूर्ण बंगाल का सूबेदार बना दिया। ठीक, 1717 में इसे संपूर्ण बंगाल का सूबेदार बना दिया। 1717 में मुगल सम्राट फारूक सियर को क्या कहा जाता है भारतीय इतिहास में? गणित कायक।
इस फारुखसियर ने क्या किया था, इसे संपूर्ण बंगाल का सूबेदार बना। और जैसे इसे इन्होंने ही जो फारुखसियर को फोड़ा हुआ था। कुछ किताबें कहती हैं उसे असाध्य रोग भी है, असाध्य रोग भी है। 1515 से तब 1715 से 1717 में उन्हें 3000 रुपए के बदले संपूर्ण बंगाल में व्यापार करने का मुक्त व्यापार दे दिया था। एक बार पढ़ाई थी आपको, ठीक। हाँ, वही तो हम बात कह रहे थे, बता भी रहे थे। कई जगह दरगाह की बात मिलती है, कहीं घोड़े की बात मिलती है, असाध्य रोग की बात ज्यादा। हाँ छोड़ो छोड़ो। हाँ, कोई अच्छा बताएगा फारुखसियर को घृणितकार क्यों कहते हैं? ये निष्ठा देने की बात खाली। दरअसल नहीं, दरअसल इतिहासकारों ने इसे घृणित क्यों कहा? इस छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होता तो छोटी छोटी बातों पर खुश भी होता। उसका पैर ठीक किया, घोड़ा ठीक किया, तब उन्हें पूरे बंगाल में 3000 रुपए के बदले। लेकिन छोटी बातों पर लोगों की हत्या बहुत सब जल्दी करता है, इसीलिए इसे घृणा करने लगे थे। हाँ, वो पागल तो था, दिमागी रूप से मानसिक रूप से कमजोर था। यहाँ तक समझ पाए कि फिर से बताए, फिर से बताए, हटाए इसको, हटा ले, फिर बोलते रहो, फिर से वहीं पर जाना पड़ेगा हमको। आ जाते यहीं से चलते हैं। बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की बात कर रहे हैं। मुगल काल में बंगाल भारत का सबसे धनी क्षेत्र था। उस समय बंगाल में पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार, ये सभी कहाँ बंगाल, जो खाली बंगाल में शामिल थे। जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ उस समय 1700 में मुर्शीद कुली खां को मुगल सम्राट औरंगजेब ने बंगाल का दीवान, जैसे वो बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में उसे दीवान नियुक्त किया जाता है, तो उसने वहां पर की जितनी भी जनता है उसको खुश करने के लिए, उसके जनता के लिए ही सारे कार्य करना शुरू कर दिए। क्या किया उसने, सारी जागीरों की भूमि को खालसा भूमि में तब्दील कर दिया, ठीक, तथा इजारेदारी प्रथा को भी शुरू करवा दी, तथा और कृषकों के लिए तकावी ऋण देने लगा था। उसके समय में पूरे बंगाल में शांति व्याप्त हो गई थी। उसके समय में 3 विद्रोह भी हुए थे। एक सीताराम उदित नारायण का विद्रोह हुआ था, दूसरा सुजात सिंह का हुआ था, तीसरा नवजात सिंह का विद्रोह। ये विद्रोह भी उसने खुद दबा लिए। इसके कार्यों से प्रभावित होकर के मुगल सम्राट औरंगजेब ने इसे 1701 में बिहार का दीवान बना दिया। फिर 1704 में इसे उड़ीसा का दीवान बना दिया। औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद 1714 में इसे क्या कर दिया गया, बिहार का सूबेदार बना दिया गया। फिर 1717 में इसे संपूर्ण बंगाल का सूबेदार बना दिया। इतनी की बात पढ़ाएं, अब बता दें। देखो, जब तक दिमाग में ना घुसे तो फिर पढ़ाई की बात, थोड़ा भले पढ़ो, लेकिन आ जाए। फिर क्या हुआ, अब सुनो। अब हम चलते हैं मुर्शीद कुली खां, कब 1717 से लेकर 27, यही तो इसका शासन है। जब से वो सूबेदार बना है तभी से उसका शासन जोड़ ले, लेकिन दीवान बना वो भी तो शासन उसी का था कि नहीं था। जब इसे 1717 में इसने क्या किया, 1717 में इसे बंगाल का सूबेदार बना दिया। हमारी बात समझना, 1717 में बंगाल का सूबेदार। अगर देखा जाए, हमने लिखा था संपूर्ण बंगाल का सूबेदार, लेकिन अगर क्या बिहार का सूबेदार है, नहीं, बिहार का सूबेदार तो पहले बना दिया है 1714 में। 1719 में इसे उड़ीसा का सूबेदार बना दिया।
अब तीनों क्षेत्रों की सूबेदारी इसको मिल गई दीवान के बाद में। अब सूबेदार बन गया 1719 में इसे सूबेदारी दे दी गई। अजीम उस्तान द्वारा अंग्रेजों को विशेष रियायत दे। अजीम उस्तान कौन है, कोई बताएगा? अजीम उस्तान अजीम उस्तान सुना? अच्छा, मुगल काल के राजाओं के नाम जानते? मुगल काल का राजा, ठीक, ध्यान रखना। अजीम उस्तान ने अंग्रेजों को विशेष रियायत दे दी, विशेष रियायत दे दी थी, और उन्हीं के देने के कारण मुर्शीद कुली खान जो अजीम उस्तान है, अजीम उस्तान ने अंग्रेजों को क्या किया? विशेष रियायत दी। अब विशेष रियायत अजीम उस्तान ने दी। ये अजीम उस्तान है मुगल सम्राट, और जब मुगल सम्राट के अधीन वो कर रहा शासन, वहां वो भी तो कम क्षेत्र का नहीं है। अब विशेष रियायत देने के कारण इस मुर्शीद कुली खां और अजीम उस्तान के बीच मतभेद हो गया। ठीक, विशेष रियासत, अंग्रेजों को विशेष रियायत देने के कारण इनके साथ मतभेद हो गया। तब इसने क्या किया? अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से नहीं, ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी। तब इस मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी क्या कर ली? ढाका। पहले राजधानी कहाँ थी? ढाका, और ढाका से कहाँ स्थानांतरित कर दी? मुर्शिदाबाद। अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी। अब मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करके स्वतंत्र शासक अपने आप को उसने स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक भाई, मतभेद हो गया तो उसने इनसे स्वतंत्र हो गया, अपने आप को उसने स्वतंत्र घोषित कर दिया। और स्वतंत्र घोषित कर दिया, लेकिन स्वतंत्र से घोषित कर दिया, लेकिन मुगल को राजस्व सदैव वो भेजता है। ठीक, मुगल सम्राट के यहाँ वो सदैव राजस्व प्रत्येक वर्ष भेज। देखो, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, इसलिए क्योंकि वो अंग्रेजों को विशेष रियायत नहीं देना चाहता। अंग्रेजों को तो रियायत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया? अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर ली। लेकिन मुगल सम्राटों को क्या करता रहा? मुगल सम्राटों को कर राजस्व भेजता रहा। मुगल सम्राटों को राजस्व को लगातार भेजता रहा, प्रत्येक वर्ष वहां पर राजस्व भेजता रहा। प्रजा सुखी समृद्ध हो चुकी थी, ये सब हो चुकी थी। ठीक, इजारेदारी प्रथा इसने अपनाई थी, ये तो सब आपको पिछले बता ही चुके थे। इसके समय में जो विद्रोह हुए थे वो विद्रोह इसने दबा दिए थे। ठीक, विद्रोह भी इसने दबा दिए थे। पूरे जीवन काल में इसने सारे कार्य अच्छे करते रहा। देखिए क्या हुआ? मुर्शीद कुली खां जब क्या हुआ? मुर्शीद कुली खां ने मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया और स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। प्रतिवर्ष मुगल बादशाह को नजराना भी भेजता रहा, या राजस्व भेजता रहा, या नजराना भेजता रहा। इसलिए मुगल सम्राटों को भी कोई दिक्कत नहीं, स्वतंत्र रहो, हमको पैसा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, फिर क्या हुआ? मुर्शीद कुली, एक चीज याद रखना, मुर्शीद कुली खां मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त है। बंगाल का पहला सूबेदार अगर पूछा जाए तो यही मुर्शीद कुली खां ही हुआ। चाहे नोट करके अपना नोट करके लिख लेना, मुगल सम्राट द्वारा बंगाल का सूबेदार नियुक्त होने वाला प्रथम सूबेदार मुर्शीद कुली। ठीक, ये मुर्शीद कुली खां ही पहला। फिर क्या हुआ? 1727 में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो गई। ठीक, मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो गई। फिर से सुनो, 1717 में बंगाल का सूबेदार बना, 1719 में इसे बिहार का सूबेदार बना। फिर क्या हुआ? मुर्शीद कुली खां अजीम उस्तान, जो मुगल सम्राट अजीम उस्तान ने अंग्रेजों को विशेष रियायतें दे दी, व्यापार करने में विशेष रियायतें दे दी, जिसके कारण मुर्शीद कुली खां और अजीम उस्तान के बीच मतभेद हो गया। मतभेद हो जाने के कारण
मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर ली और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। लेकिन मुगल सम्राटों के यहाँ नजराना प्रतिवर्ष भेज गया। ठीक, इसको हटा लिया। जब 1727 में इसकी मृत्यु हो जाती है, 1727 में मृत्यु होने के बाद 1727 में उसकी मृत्यु होने के बाद कौन राजा बनता है? सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन कब? 1727 से 39। सुजाउद्दीन, देखो मुर्शीद कुली खां के कोई पुत्र नहीं, ठीक ध्यान रखना, मुर्शीद कुली खां के कोई पुत्र नहीं था। और पुत्र जब था नहीं, तब पुत्र जब नहीं है तो कौन? उनके एक पुत्री। और ये मुर्शीद कुली खां सुजाउद्दीन इसका क्या है? मुर्शीद कुली खां का दामाद। ठीक, सुजाउद्दीन मुर्शीद कुली खां का दामाद था। इसने 1732 में इसने क्या किया? 1732 में अलीवर्दी खां को बिहार, ठीक, अलीवर्दी खां को बिहार का प्रबंधक, बिहार का सर सूबेदार या उप सूबेदार या सर सूबेदार या प्रबंधक नियुक्त किया। ठीक, उसने देखा कि बंगाल क्षेत्र बड़ा है, हमें किसी और को नियुक्त करना चाहिए। तब उसने क्या किया कि 1732 में अलीवर्दी खां को बिहार का दीवान कहें, दीवान का सर सूबेदार कहें, या इसको हम शब्द कह सकते हो दीवान नियुक्त किया। ठीक, इसे दीवान नियुक्त कर दिया और नियुक्त करने के बाद फिर से बंगाल पर वो क्या करता है? अपने राज शासन व्यवस्था को करता रहता है। फिर मुर्शीद कुली खां का ये दामाद था और 1733 में बिहार प्रांत इसके अधीन आ गया। अब देखो, बिहार प्रांत भी इसके, जब इसने 1732 में यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया, नियुक्त करने के बाद 1733 में मुगल बादशाह इस समय कौन होगा? 1733 में मुगल बादशाह कौन हो सकता है? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक, मोहम्मद शाह ने बंगाल के सूबेदार को क्या कर दिया? बंगाल के सूबेदार को एक फरमान जारी कर नवाब घोषित कर। ठीक, बंगाल के सूबेदार को एक फरमान जारी करके इसे नवाब घोषित कर। आपको बता दें, अगर जैसे बंगाल मुगल सम्राट नियुक्त करता है कोई बंगाल के लोगों को, जब वो मृत्यु हो जाती है, उनका दामाद भी क्या सूबेदार हो जाएगा? क्या उनका दामाद भी? भाई मुर्शीद कुली खां सूबेदार नियुक्त किए गए, अब वो मुगल सम्राट मर चुके हैं और उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। क्या जब वो मर जाएंगे तो दूसरे उनके लोग जो उत्तराधिकारी हैं, क्या वो स्वतंत्र रह सकते हैं? भाई, जब प्रत्येक वर्ष वो नजराना भेज रहे हैं तो क्या स्वतंत्र समझे या उसी के दायरे में समझे? दायरे में है, कार्य स्वतंत्र कर रहे हैं, लेकिन नजराना भेज रहे हैं। जब वो मर गए तो उनके दामाद को तो किसी ने सूबेदार नहीं नियुक्त किया, उसे मोहम्मद शाह रंगीला इसने फरमान के द्वारा नवाब घोषित कर दिया, जबकि उसने कार्य पहले कर रखा है। 1732 में अलीवर्दी खां को बिहार का नवाब बना दिया है, सर सूबेदार बना दिया है।
ठीक, ये नवाब शुजाउद्दीन बंगाल का प्रथम नवाब बना। ध्यान रखना, ये शुजाउद्दीन है, ये बंगाल का प्रथम नवाब बना है। मुगल सम्राट ने बंगाल के लिए नवाब घोषित किया, यहाँ पर की बात आती है। ठीक, इसके प्रमुख सलाहकार जगत सेठ, फतेहचंद, हाजी अहमद खान, अमल चंद, ये लोग थे। इसने अपने समय में कोई विशेष कार्य नहीं किया, इतनी सी बातें करके बोला। ठीक, जो बातें हमने आपको बताई। इसके बाद में क्या हुआ, जब 1739 में इसकी मृत्यु हो गई, 1739 में क्या हुआ, शुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद इसका पुत्र कौन है, इसका एक पुत्र होता है, उसका नाम क्या है, सरफराज खान। इसका पुत्र सरफराज खान, ये क्या बनता है, नवाब बनता है। ठीक, इसकी जब मृत्यु होने के बाद इसका पुत्र सरफराज खान क्या करता है कि इसने नवाब बनाया जाता है। ठीक, इसके शासनकाल में जो अलीवर्दी खान, अब आपको बता दें सरफराज खान कहाँ का, बंगाल का नवाब बना है। इस ऊपर वाली बात मिटा लें। सरफराज, हाँ, कब से कब तक है, सरफराज खान 1739 से 40, 1739 से 40 से 40। ये सरफराज खान किसका पुत्र है, शुजाउद्दीन। जब इसकी शुजाउद्दीन की मृत्यु होने के बाद इसे बंगाल का सूबेदार बनाया गया, दीवान बनाया गया, सूबेदार नहीं दीवान बनाया। जब ये दीवान बनाया गया, और दीवान बनाने के बाद सरफराज खान जब दीवान बनाया गया, उसी समय बिहार का सूबेदार, सर सूबेदार किसे बनाया गया था, अलीवर्दी खान। ठीक, हरना बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खान 1740 में बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खान 1740 में बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खान ने क्या किया, इस सरफराज खान को कहा कि हम खुद ही बंगाल के नवाब बनेंगे। उसने कहा कि हम, ऐसा कैसे हो सकता है, हम नवाब हैं, आप कैसे नवाब बनोगे। तो इस अलीवर्दी खान ने गिरिया का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में, ये युद्ध हुआ है 1740 में। इस युद्ध में इस सरफराज खान को क्या कर दिया, पराजित करके मार डाला। किसको, सरफराज। गिरिया के युद्ध में ये क्या हो गया, सरफराज खान को अलीवर्दी खान, बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खान ने गिरिया के युद्ध में सरफराज खान को पराजित करके मार डाला। ठीक, अब जब उसको मार डाला तब राजा कौन बनेगा, अलीवर्दी। ठीक, अलीवर्दी खान राजा बनता है। अच्छा, एक चीज और बता दें, अलीवर्दी गिरिया के युद्ध में, जो गिरिया का युद्ध है ये कहा, राजमहल बिहार के समीप हुआ था। जो राजमहल की पहाड़ियां हैं, और ये पड़ती कहाँ है, बिहार, यहीं पास में है। ध्यान रखना, ये चीज बढ़ा। ठीक, राजमहल की पहाड़ियां हैं, वहीं पड़ोस में गिरिया के युद्ध में इसे पराजित करके मारा। फिर से सुनो, सरफराज का 1739 से 40 में जब सूबेदार बना, तो 1740 में बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खान ने इसे 1740 में गिरिया के युद्ध, राजमहल बिहार के पास पड़ता है, वहां पर पराजित करके इसको मार डाला। और मारने के बाद क्या करता है, अलीवर्दी खान स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। ठीक, अलीवर्दी खान 1740 से 56,
क्या ये नियुक्त किया गया? जबरदस्ती बना, ठीक, जबरदस्ती बना, किसी को मार करके बना, ठीक। इसने क्या किया? ये किसी को मार करके बना है। इसको पहली बात तो बता दें, उपाधियां, अली वर्दी खां की उपाधियां। उपाधियां कौन कौन उपाधि है? कोई बताओ अपने यंत्रों का उपयोग करके। अली वर्दी खां की कुछ उपाधियां बता दो। एक ही जैसे सुजा उल मुल्क, नंबर 1 सुजा उल मुल्क, पहली तो एक उपाधि। दूसरी उपाधि इसकी क्या है? हुस्न ये दौला, ऐसे लिखना, हुस्न उस दौला। हाँ, हुस्न लिखा है, हुस्न मत लिख देना, हुस्न उस दौला। मोहम्मद शाह मुगल, ऐसे लिखिए, मुगल बादशाह रंगीला द्वारा प्रदत्त। क्या हम ऐसे शब्द लिखेंगे तो पहचान लोगे? ठीक, मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा, मुगल बादशाह रंगीला द्वारा ये प्रदत्त दी गई। ठीक, आपको बता दें, सीरिया के युद्ध में इसने क्या किया था? सरफराज खां को मार डाला, ठीक, मारा था, और मार करके स्वयं को इसने नवाब, अपने आप को नवाब घोषित कर। अब ये अगर देखा जाए, स्वयं को इसने बंगाल का नवाब घोषित कर लिया, लेकिन क्या हमें ये बताओ, क्या ये क्या होता है नियम पूर्वक बना? नहीं, नियम पूर्वक नहीं बना। इसलिए इसने क्या किया कि इसने कहा कि ऐसा करते हैं, मुगल बादशाह को कुछ पैसा भेज दो, और पैसा भेज दो ताकि वो समझ जाए। पहले तो इसने क्या किया कि पहले 50 लाख रुपया भेज दो। उसने कहा कोई बात नहीं, तब कुछ ही बात नहीं। फिर इसने क्या किया? अली वर्दी खां ने, ये जो अली वर्दी खां ने क्या किया? अली वर्दी खां ने 2 करोड़ रुपए नजराना, 2 करोड़ का नजराना मुगल सम्राट के यहाँ भेज दिया। भाई, किसी को मार करके राजा बना तो इन्हें कैसे मिले? तो 2 करोड़ का नजराना भेजा, साथ में अन्य कीमती उपहार, साथ में अन्य कीमती उपहार, वह अन्य कीमती उपहार मुगल बादशाह को भेजी। अब ये देखो, 2 करोड़ का नजराना और साथ में अन्य कीमती उपहार जब रंगीला को मिला है, तो उसने कहा इतने सारे सूबेदार हुए, हमें तो किसी ने नहीं कुछ दिया, ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, हमें क्या दिक्कत? उसने मार डाला, हमें क्या लेना देना, हमें पैसा जो दे रहा हम उसको सूबेदार बना देंगे। उसको तुरंत ये प्रसन्न हो गया। तो मुगल बादशाह, तब उसने क्या किया? मुगल बादशाह ने एक सनद प्रदान किया, ठीक, इसे क्या किया? सनद, आज्ञा पत्र, सनद मतलब आज्ञा पत्र जारी किया, ठीक, आज्ञा पत्र जारी किया, और अली वर्दी को बंगाल के नवाब का दर्जा, आज्ञा पत्र जारी कर अली वर्दी खां को बंगाल का के नवाब का दर्जा, नवाब का दर्जा दिया। देखो, यह क्या कूटनीति नहीं है कि यही तो कूटनीति कही जाती है, तो कुछ और कही जाती। मुगल बादशाह, जो सनद शब्द लिखना, हाँ, सनद मतलब आज्ञा पत्र होता है, ठीक। मुगल सम्राट को जब पैसा ढेर भेज दिया तो उन्हें उसी को नवाब बना दिया।
लेकिन उसने एक ही बार ऐसा किया, फिर दोबारा नहीं किया। सनद जैसे मिल जाती है और सनद सब मिल जाती है। अब क्या तुमको लिखित हमारे पास दे दिया अधिकार पूरा, अब तो हम नवाब बन गए, अब तुमको कुछ नहीं। अगले 16 साल उसने शासन किया और कोई पैसा नहीं मुगल सम्राट से। बस एक बार पहले भाई एक ही बार में सब माला माल खुश। उन्होंने आज्ञा पत्र दे दिया, बंगाल का नवाब हो गया, अब तो हो गया। अब उसे मान्यता मिल ही गई, चाहे जैसे उसने पद लिया हो, लेकिन उसे मान्यता मिल ही गई। अब क्या कर सकते हो, अब मिल गई तो लोगों ने भी मान लिया। अब उसने अगले 16 वर्षों तक कुछ नहीं। यहाँ तक बात समझ पाए नहीं? ठीक, अब क्या हुआ, लेकिन ये बात चलती रहती है। ठीक, ये बात चलती रहती, इधर बात होती है। दूसरी तरफ अली वर्दी खान अन्य राजाओं से भी लड़ने के लिए बात आती है। अच्छा, जब इसने नजराना दिया, अगर देखा जाए तो बंगाल को अली वर्दी खान के समय में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाए। ठीक, भारत का स्वर्ग, भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा इनकम, व्यापार, सब कुछ हो रहा था और पैसा भी आ रहा था। यही समय है जब भारत सोने का गड्ढा है, जब भारत सोने की चिड़िया है। यहाँ क्या होता है, सोना चांदी, सोना और ये सब आने के लिए बहुत स्रोत है, लेकिन जाने का कोई स्रोत नहीं, कोई कुछ नहीं चाह रहा है, कोई मतलब नहीं। या अंधविश्वास और एकता की कमी के कारण ही अंततः क्या होता है, जैसे अफगानिस्तान में एक बार अंग्रेज गए थे और वहां पर राजनीति चलाई, लेकिन पूरे अफगानिस्तान के सारे लोग एक हो गए, अंग्रेजों को इतना मारा, इतनी सेना गई कि सिर्फ एक व्यक्ति बच के भागा था, वो बच सका था कहानी बताने लायक, बाकी कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आया, सारे के सारे मारे गए और वहीं पर गोला बारूद सब। तब जाके भारत के लोगों को लगा कि अंग्रेज अपराजे। ठीक, इस समय तक भारत वास्तविक भारत का स्वर्ग था। एक भारत का स्वर्ग बंगाल कहा जाने लगा था। इस समय तक अगर देखा जाए हर जगह बंगाल में शांति व्याप्त थी। अकेले ढाका में 30 लाख रुपए का कपड़ा निर्यात होता था। अकेले जानते हो जो ढाका है, इस समय अकेले ढाका में 30 लाख का कपड़ा निर्यात होता था उस समय के। अकेले ढाका में 30 लाख रुपए का, और जबकि कासिम बाजार में 25 लाख पाउंड का क्या होता था, रेशम तैयार होता था। ऐसे अफीम, नील, चीनी, जूट, ये सब हुगली बंगाल, ये जो हुगली है सर 30 लाख का 30 क्या बताया था आपने? 30 लाख मूल्य का कपड़ा निर्यात होता। कासिम बाजार में 25 लाख पाउंड का रेशम तैयार होता था। दूसरी वस्तुएं भी निर्यात की जाती थी, जैसे सीरा, अफीम, नील, चीनी, जूट, ये सभी हुगली बंगाल का महत्वपूर्ण पत्तन बन चुका था। सारा व्यापार का केंद्र यही हो चुका था इसके समय में, अली वर्दी खान के समय तक। ठीक, यहाँ पर कलकत्ता में आबादी, अब कलकत्ता में पहले आबादी थी 1750। कलकत्ता की जो आबादी है, आबादी वो 1750 से बढ़कर के 3 लाख हो गई। हर चीज की उन्नति बहुत अच्छी हुई, जनसंख्या भी खूब बढ़ी और धन भी खूब बढ़ा। संख्या देखो 1750 से 3 लाख जनसंख्या, 1750 से बढ़कर 3 लाख नहीं, 1 लाख, 1 लाख जनसंख्या हो गई। जनसंख्या भी बढ़ी और धन भी खूब। भारत का स्वर्ग बना कहा जाने लगा। यूरोपीय कंपनियों से इसने क्या किया, अच्छे व्यवहार की कोशिश की। फैक्ट्रियां स्थापित करने की, अली वर्दी खान ने अंग्रेजों को फैक्ट्रियां स्थापित करने की भी अनुमति दे दी थी। अंग्रेजों ने इन्हें यहीं पर अपनी फैक्ट्रियां, कोठियां दुर्गीकृत करने की अनुमति उसने नहीं दी। देखो, फैक्ट्रियां स्थापित करने की बात कही, लेकिन दुर्गीकृत करने का मतलब चारों तरफ से घेरा करने के बाद उसने अनुमति नहीं दी थी। अली वर्दी खान ने कहा कि चारों तरफ से घेरा नहीं आप डाल सकते। दूसरी तरफ आपको बता दें, मराठा सम्राट रघुजी भोसले, चलते हैं वहां। पहले ये बात समझ पाए नहीं, किससे बताएं? क्या किससे बताएं? चलो ठीक, एक बात दोबारा सुनने की सबकी हैबिट बनती जा रही है। देखो, अली वर्दी खान 1740 में क्या बनता है, राजा बनता है।
जब बंगाल का राजा ना बल्कि हम कहें कि ये नवाब बनता है, इसने क्या किया था, इसको उपाधियां दी गई थी सुजाउद्दौला मुल्क, सुजाउल मुल्क, और दूसरी है हुस्नुद्दौला। ये मुगल बादशाह रंगीला ने ये दिया। गिरिया के युद्ध में इसने सरफराज खां को मार करके बंगाल का नवाब बना। इसलिए ये जो नवाब है वो किसने कौन तरीके से बना, गलत तरीके से बना, ठीक, सादा नियम पूर्वक नहीं बना। इसलिए उसने क्या किया, अलीवर्दी खां ने मुगल सम्राट को 2 करोड़ का नजराना भेजा और बेशकीमती और अन्य बेशकीमती उपहार भेजे। मुगल बादशाह रंगीला को इतने उपहार और इतना पैसा मिलकर के बहुत खुश हो गया। उसने सोचा है हमें तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई, हम क्यों न इसे सनद दे देते हैं। खुश होकर के उसने क्या किया, मुगल बादशाह ने सनद आज्ञा पत्र जारी करके अलीवर्दी खां को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। बंगाल का नवाब जब घोषित कर दिया, ये इतनी सी बात रखना। फिर अगले उसने 16 वर्षों तक बंगाल किसी भी मुगल बादशाह को कोई नजराना नहीं। अलीवर्दी खां के समय में जो बंगाल है वो भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसने ढाका में लगभग यहाँ पर व्यापार बहुत अच्छी मात्रा में होता था। हुगली व्यापार का प्रमुख पत्तन नगर बन गया, ठीक, बंगाल का प्रमुख पत्तन बन गया था। ढाका में लगभग 30 लाख के कपड़े ही बेचे निर्यात किए जाते और कासिम बाजार में 25 लाख का रेशम तैयार किया जाता है। अन्य सीरा, रेशम और चीनी बहुत सारी वस्तुएं निर्यात की जाती थी। तथा इसके समय में जो आबादी है, आबादी 1750 से बढ़कर 1 लाख हो गई। ठीक, बंगाल इस समय बहुत कैसा था, मजबूत सुदृढ़ हो चुका था। और अगर देखा जाए भारत का सबसे धनी क्षेत्र, सबसे धनवान क्षेत्र, यही क्षेत्र आज भी सबसे ज्यादा कंगाल है, जिसे हम आज धनवान क्षेत्र कहते हैं 1756 तक। ठीक, इसके बाद में क्या होता है, इसको हटा दें। ठीक, क्या होता है, अलीवर्दी खां ने ये सब क्या किया, अलीवर्दी खां का मराठों के साथ संघर्ष किया। अलीवर्दी खां का मराठों के साथ संघर्ष। हमारी बात समझना, अलीवर्दी का मराठों के साथ संघर्ष अब कब तक होता है, 1740 से लेकर के 1751। ठीक, क्या होता है कि जो कारण क्या है, कारण आपको बता दें। जो मराठे हैं, मराठे चाह रहे हैं, वो कहते हैं उड़ीसा पर अधिकार करना चाहते हैं, मराठे उड़ीसा पर अधिकार करना चाहते हैं। मराठे उड़ीसा पर अधिकार करना चाहिए। ठीक, मराठे क्या कर रहे हैं, तो वो उड़ीसा पर अधिकार करना चाहते हैं और उन्हीं पर अधिकार। अच्छा, जब उड़ीसा पर अधिकार करना चाहते हैं बंगाल और बिहार से, तथा साथ में नंबर 2 बंगाल और बिहार प्लस बिहार से चौथ वसूलना चाहते थे। ठीक, चौथ वसूलना चाहते थे। अब इसी बात को लेकर के उनके बीच क्या होता था, संघर्ष होता रहा 1740 से लेकर 1751।
लेकिन अलीवर्दी खां ना मराठों को पूर्ण रूप से पराजित कर सके और ना रोक सके, बदले में स्वयं हारने लगे। जब उन्हें लगा कि हम हार रहे हैं, तब उन्होंने अलीवर्दी खां के साथ में 1751 तक यह संघर्ष चलता रहा। हमारी बात समझना, 1751 तक यह संघर्ष चलता रहा, ठीक, चलता रहा। और 1751 में संघर्ष चलता रहा और 1751 से मराठा सरदार 1751 में मराठा सरदार रघुजी भोसले और प्लस किसका अलीवर्दी खां के बीच में क्या हो गई, संधि हो गई, ठीक। अलीवर्दी खां और रघुजी भोसले के बीच में संधि हुई। कौन सी संधि हुई, कोई बताएगा? इनके बीच जब संधि हुई है, अब कौन सी? देखो, जब इनकी संधि हुई तो इन्होंने क्या हुआ, संधि की शर्तें क्या रखी गई? संधि की शर्तें क्या रखी गई? नंबर 1 ध्यान रखना, उड़ीसा के प्रांत पर मराठों का अधिकार कर दिया। अलीवर्दी खां ने स्वयं उड़ीसा के प्रांत पर मराठों का अधिकार कर दिया। नंबर 2 बंगाल और बिहार, और प्लस बिहार से चौथ देना स्वीकार कर लिया और इन्हें 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देने के लिए बात कह दी गई और 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ भी ये देने, साथ में 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देना स्वीकार कर लिया। चौथ कर था, ठीक, चौथ देना स्वीकार कर लिया था। नंबर 3 सुवर्ण रेखा नदी, ठीक, सुवर्ण रेखा नदी जो झारखंड में पड़ती है, ठीक, ये कहा झारखंड। स्वर्ण रेखा नदी जो झारखंड में पड़ती है, दक्षिण पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। ये दक्षिण पश्चिम बंगाल की सीमा बना दिया, ठीक, दक्षिण पश्चिम बंगाल की सीमा इसे बना दिया, ठीक। अलीवर्दी खां ने, और भी आपको बता दें, अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों के साथ की, क्योंकि पीछे कई युद्धों के साथ समझौता और झगड़ा होने के कारण अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों के साथ की थी। उसने कहा यदि इन्हें छेड़ा जाएगा तो ये काट कर मार डालेगी, यदि इसे ना छेड़ा जाए तो ये शहद देगी। या आगे का पीछे कोटेशन आप कर सकते हो, यदि इन्हें छेड़ा ना जाए तो शहद देगी, अगर इसे छेड़ा जाए, अगर कहे इन्हें छेड़ा जाए तो ये काट के सुझा देगी या मार देगी, ठीक, काट के मार डालेगी, अगर ना छेड़ा जाए तो ये शहद देती रहेगी। इसलिए उसने यहाँ पर वर्गीकृत, जल्दी में क्या कोचिंग, तो आपको 10 मिनट पहले चले जाना चाहिए। अच्छा 10 मिनट अभी टाइम है, 10 मिनट, अच्छा 10 मिनट पहले जा, ठीक। तो स्वर्ण रेखा नदी झारखंड, इसमें क्या हुआ कि यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की, क्या की कि उसने कहा यदि इन्हें ना छेड़ने पर शहद देगी, परंतु अगर छेड़ दोगे तो काट कर मार डालेगी। क्या हुआ, 1700, इसकी मृत्यु कब हो गई थी, 1756 में। अलीवर्दी खां की मृत्यु कब हुई, 1756 में इस अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई, 1756, ठीक। यहाँ पर जहां पर दिक्कत लगे वो चीज पूछ लो पहले।
फिर इसके आगे जहाँ पर दिक्कत लगे फिर से आ जाओ, फिर से एक बार बता दें। देखो, अली वर्दी खां का मराठों के साथ संघर्ष 1740 से 51 के बीच अली वर्दी खां मराठों पर कई बार हमला करता है और मराठे भी इस पर हमला करते और हर बार में उड़ीसा क्षेत्र को लूट के ले जाते थे मराठे। अब ये बड़े कमजोर होने लगा, तब उनके बीच में क्या हुआ, वो मराठे चाह रहे थे कि उड़ीसा हमें दे दिया जाए, उस पर हम राज करेंगे और बंगाल और बिहार से हमें चौथ दे दीजिए, कर दे। और इसलिए नजराना उसने इसलिए नहीं भेजा क्योंकि जब हम ही को सब कुछ करना है तो मुगल सम्राट तुम किस लिए, हम तुमको क्यों नजराना दें। तब 1751 संघर्ष 51 तक चला। तब उसने क्या हुआ, मराठा सरदार रमजी भोसले और अली वर्दी खान ने मिलकर एक संधि की और इस संधि के द्वारा क्या या उड़ीसा मराठों को दे दिया। बंगाल और बिहार से चौथ दे दी गई, 12 लाख रुपए वार्षिक उसे दे दिया। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में, वहां पर दक्षिण पश्चिम बंगाल की सीमा को निश्चित कर दिया। किसी के पास पानी हो तो थोड़ा पिलाओ हमको भी, नहीं तो बोलना कठिन होगा। क्या हुआ, अली वर्दी की मृत्यु, अली वर्दी खां की मृत्यु कब हुई थी, 1756, 10/4/1756, 10/4/1756 को हो गई। अब देखो 1756 को इसकी मृत्यु हो गई और इसके मृत्यु होने के बाद इसकी मृत्यु के बाद कौन शासक बनता है, मृत्यु के बाद नाती सिराजुद्दौला, नाती सिराजुद्दौला क्या बनता है, शासक नियुक्त। दरअसल क्या हुआ था, अली वर्दी खां के कोई पुत्र नहीं, अली वर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था, अली वर्दी खां, अली वर्दी के कोई पुत्र नहीं। पहले ध्यान देना, अली वर्दी के कोई पुत्र नहीं था। ठीक, अली वर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था, केवल तीन पुत्रियां थी या बेटियां थी, कुछ भी लिख दे, केवल 3 बेटियां। कौन कौन, नंबर 1 घसीटी बेगम, हाँ नाम ही है, क्या पहली बार तो नहीं नाम सुना होगा, क्या पहली बार नाम सुना, इनका नाम ही है घसीटी बेगम। घसीटी बेगम, इनका जो घसीटी बेगम है, अली वर्दी ने इनका विवाह, जो घसीटी बेगम है, अली वर्दी ने इनका विवाह अपने भतीजे जो ढाका का गवर्नर है, अपने भतीजे ढाका के गवर्नर, विवाह अपने भतीजे और वह ढाका के गवर्नर, ठीक, उनका नाम है नवारिस मोहम्मद या नवासिस मोहम्मद, गवर्नर नवासिस मोहम्मद के साथ, ठीक,
ये नाम है, ध्यान रखना। ढाका के गवर्नर है, उनके साथ घसीटी बेगम का विवाह है, ठीक, के साथ। दूसरी है मायमूना बेगम, मायमूना बेगम, ठीक, मायमूना बेगम, ये पूर्णिया के नवाब, पूर्णिया के नवाब, उनका नाम है दौलत खां, पूर्णिया के नवाब दौलत जंग के साथ विवाह, दौलत जंग के साथ विवाह, ठीक, दौलत जंग के साथ विवाह किया, विवाह शब्द लिख लेना। नंबर 3, तीसरी है, उनका नाम है अमीना बेगम, अमीना बेगम। देखो ये जो बेगम शब्द लगता है ये विवाह के बाद ही लगाया जाता है, विवाह से पहले नहीं बेगम शब्द लगता है, बेगम शब्द विवाह के बाद ही लगाया जाता है। तीसरी है अमीना बेगम, और इनका विवाह पटना के गवर्नर, इनका विवाह पटना के गवर्नर, पटना के गवर्नर कौन है? आजमी जैनुद्दीन अहमद खान, आजमी जैनुद्दीन अहमद खान, इनके साथ इनका विवाह किया, ठीक, अहमद खान के साथ विवाह किया। सिराजुद्दौला इन्हीं का पुत्र, सिराजुद्दौला इन्हीं का पुत्र, ठीक, ध्यान रखना, सिराजुद्दौला इन्हीं का पुत्र। अब सिराजुद्दौला कब राजा बनता है? सिराजुद्दौला 1756 से लेकर के 70, ठीक। अब पहले से अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई, अब ये सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का क्या हो जाएगा? नाती, नाती तो है। वास्तविक नाम इस सिराजुद्दौला का वास्तविक नाम है मिर्जा मोहम्मद, ठीक, सिराजुद्दौला का वास्तविक नाम है मिर्जा मोहम्मद, याद रखना, सभी किताबों में ऐसा मिलना मुश्किल हो जाता है। मिर्जा मोहम्मद इसका वास्तविक नाम है, और जब ये राजा बनता है मिर्जा मोहम्मद, मिर्जा के शासक बनते ही अनेक लोग क्या हो गए? इसके विरोधी हो गए। सिराजुद्दौला जैसे राजा बनता है वैसे ही क्या होता है? शौकत जंग, शौकत जंग कौन है? आपको मालूम, मायमूना बेगम का पुत्र, जो मायमूना बेगम है, इनका जो बेटा है उसका नाम है शौकत जंग, ठीक, शौकत जंग मायमूना बेगम के पुत्र का नाम, ठीक। और दूसरे, और ये पूर्णिया का शौकत जंग, ये पूर्णिया का नवाब भी बन चुका है, शौकत जंग। दूसरी बात, घसीटी बेगम जो गवर्नर ढाका की जो थी, ये गवर्नर यहाँ के नवासिर मोहम्मद, इनकी मृत्यु हो चुकी थी। ये घसीटी बेगम विधवा थी, और कहा? बंगाल में आकर के फिर से पटक गई, ठीक, बंगाल में आकर के फिर से रहने लगी, लौट आई, और सिराज भतीजे। और उधर घसीटी बेगम ने क्या किया? ये सिराजुद्दौला है, सिराज के भतीजे मुराउद्दौला को इन्होंने गोद भी ले लिया, मुराउद्दौला को गोद ले लिया, और उसी को ये गवर्नर बनाना चाहती थी। तीसरी बात, अब ये दोनों लोग तो थे, साथ में इस सिराजुद्दौला का बहनोई था मीर जाफर, वो भी इनके विपक्ष में चला गया। जब सिराजुद्दौला का बहनोई मीर जाफर भी उसके विपक्ष में चला गया। घसीटी बेगम का सबसे बड़ा सहयोगी अगर देखा जाए, बंगाल के दीवान राजबल्लभ भी था, ठीक, राजबल्लभ भी इसका विद्रोही हो गया। ये 4 लोग ऐसे थे जो सिराजुद्दौला के क्या थे? विरोधी थे। और इन विरोधियों ने कैसे सिराजुद्दौला को नीचे उतार करके अंग्रेजों के हाथों सत्ता सौंपी, या कहे मीर जाफर को राजा बनाया, ये सब चीजें अगली क्लास। ठीक, पहले तो ये बताओ, जो हमने पढ़ाया है क्या वो समझ पाए हो? पक्का?
ध्यान दीजिएगा, पता लग रहा कि हम पूछे तो तुमको कुछ ना याद रहे। थैंक यू थोड़ा इसको पढ़ाने के क्वेश्चन लिखे थे।